हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास गुरु में। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अपने पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से आप बुक नहीं ले पाए हैं, शरण गोल्ड कुछ भी नहीं ले पाए हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से विद्या का ये जो PDF है इससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज का जो सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड बुक है पर्यावरणीय शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यह है हमारा आज का सब्जेक्ट और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन। विद्या क्वेश्चन बैंक का यह PDF है। ठीक है, अगर आप बुक नहीं, आपके पास बुक नहीं है, विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं है, बोर्ड नहीं है, तरह नहीं है, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से टेक्निकल क्लास गुरु यूट्यूब चैनल पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यह बुक इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डाइजेस्टर। ठीक है, देखिए इसका पहला लेसन है इंट्रोडक्शन में जो लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। परिस्थिति को परिभाषित कीजिए तथा इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कि जो परिस्थिति का परिभाषा होगा वह किन किन विद्वानों ने अपने अपने मतलब विचार से इसको परिभाषित किया है, उसे इसमें लिखना है, उसकी व्याख्या करना है। और इसी प्रश्न को दूसरे मतलब एक और अथवा करके पूछ रहा है कि परिस्थिति को स्पष्ट कीजिए। यह 2014 के BTUP बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इससे यह मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 2020 में भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो होगा परिस्थिति के अंतर्गत परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति के अंतर्गत जैव जगत तथा उसके निकटवर्ती पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। देखिए परिस्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि जैव जगत और तथा उसके निकटवर्ती जो पर्यावरण है उसके अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है, तथा अर्थात इसके अंतर्गत जीवों पर वहाँ के निकटवर्ती पर्यावरण के प्रभावी कारकों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने परिस्थिति की अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी है, जिनमें कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं क्या है निम्नलिखित है। तो देखिए कुछ विद्वान जो हैं इस तरह की परिस्थिति को परिभाषित किए हैं अपने अपने विचार के अनुसार। देखिए जो इसमें जो पहले हमारे विद्वान हैं वह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंधों तथा उन तत्वों का अध्ययन करता है जो पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार परिस्थिति वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंधों तथा उन तत्वों का अध्ययन करता है जो पर्यावरण के अंग है। और जो दूसरा है वो WG मूर के मतानुसार, यानी WG मूर के अनुसार परिस्थिति का क्या परिभाषा है, तो इनका कहना है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये तो हुआ WG मूर। ठीक है, WG मूर के अनुसार। अब देखिए तीसरा है मॉक हाउस तथा स्मॉल के मतानुसार। मॉक हाउस तथा स्मॉल के मत के अनुसार परिस्थिति की परिभाषा, यानी इन्होंने परिस्थिति को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है।
देखिए चौथे जो विद्वान है वो है सी जे क्रेप्स ने भी परिस्थिति के संबंध में अपना मत दिया है, जो कि 1985 के अनुसार है। ठीक है, तो उन्होंने क्या मत दिया है कि उन्होंने कहा पारिस्थितिकी जो है प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो प्राणियों के पर्याप्तता तथा वितरण या विस्तार का निर्धारण करती है। ठीक, अब देखिए जो पांचवें हमारे विज्ञान है वो विद्वान है, वह है मैकफैडियन ने भी परिस्थिति के संबंध में अपना एक उसका परिभाषा दिए थे, जो कि 1957 के मत के अनुसार है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। यानी पेड़ पौधे, प्राणी, पशु तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। यह पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे छठवें जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा, एल आर टेलर। इन्होंने अपना मत दिया पारिस्थितिकी की परिभाषा के संबंध में। इन्होंने सन 1967 ईस्वी के अनुसार इनका मत है। देखिए ये पारिस्थितिकी को किस प्रकार परिभाषित किए। इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है जिसमें एक प्राणी, एक जनसंख्या, जीवों का एक समुदाय परिवर्तन के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जिन्होंने कहा कि परिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है जिसमें क्या होता है कि एक प्राणी, एक जनसंख्या जो है, जीवों का एक समुदाय परिवर्तन के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा इसका मतलब एक अध्ययन है। इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखिए अब देखिए आठवां जो हमारे विद्वान है वो है G.L. क्लार्क। ठीक है, G.L. क्लार्क। इनका मत है 1954 के अनुसार। इन्होंने भी पारिस्थितिकी को अपने विचार के अनुसार परिभाषित किया, और इन्होंने देखिए क्या कहा कि पारिस्थितिकी में पौधों तथा जानवरों का उनके वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है, और जिसमें पौधों तथा जानवरों के साथ भौतिक विशेषताओं का भी अध्ययन सम्मिलित है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी के अनुसार क्या है, G.L. क्लार्क कहते हैं कि पारिस्थितिकी के अनुसार पौधों तथा जानवरों का उनके वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और जिसमें पौधों तथा जानवरों के साथ उसके भौतिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है, यानी उसमें सम्मिलित है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यह किसके अनुसार है, तो G.L. क्लार्क के अनुसार। ठीक है, देखिए आठवां क्या है, पिनालिया ने भी परिस्थितिकी को परिभाषित किया, जो कि इनका मत है सन 1973 के अनुसार। ये क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों तथा संपूर्ण जैविक तथा भौतिक कारकों, प्रभावों या उनके प्रभावी करने वाले कारकों के मध्य के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, देखिए नौवां जो है M.E. क्लार्क, जो कि 1973 के अनुसार इन्होंने पारिस्थितिकी को परिभाषित किया, और इन्होंने क्या कहा कि पारिस्थितिकी एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन है, अथवा सभी प्राणियों
तथा उनके वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, पर्यावरण अंतःक्रिया के अध्ययन का, ठीक है, वैज्ञानिक आयाम है और जो प्राणियों की भलाई के लिए विस्तार, विवरण, पर्याप्तता, पुनः उत्पादकता तथा परिवर्तन को नियंत्रित करती है। तो ये हुआ पारिस्थितिकी को की परिभाषा, जो कि कुल 9 विद्वानों ने इसे अपने अपने विचार के अनुसार परिभाषित किए। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन जो कि 2014 के बीटीओबी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लें, स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद करें। ठीक है, अब देखिए जो अगला जो क्वेश्चन है दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, ये भी देखिए 2003 के बीटीबी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछ रहा है क्वेश्चन की परिस्थिति के उद्देश्य तथा विशेषताएं बताएं। परिस्थिति के उद्देश्य तथा इसकी विशेषताएं बताएं, यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। तो आंसर है परिस्थिति के उद्देश्य। परिस्थिति के उद्देश्य हम पहले हेडिंग लिखेंगे, परिस्थिति के उद्देश्य यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखा गया है यही है इनके उद्देश्य। देखिए क्या लिखा गया है नीचे। पहला है जीवधारियों तथा उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन करना। पारिस्थितिकी का उद्देश्य क्या होता है, पारिस्थितिकी का मेन उद्देश्य ये होता है कि उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवधारियों तथा उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक, यही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उसका पारिस्थितिकी का मेन उद्देश्य है। दूसरा है जीवधारियों तथा उनके वातावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करना। ठीक है, जीवधारी तथा उनके वातावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करना। तीसरा जो है विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्य का सही बोध करना। विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का सही बोध करना। ठीक है, चौथा जो है जीवधारियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन के आयामों का विकास करना। जीवधारियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन के आयामों का विकास करना। ठीक है, पांचवा जो है सभी प्राणियों और उनके वातावरण के संबंध में। ठीक है, सभी प्राणियों और उनके वातावरण के संबंधों का विकास करने के लिए प्रक्रिया की खोज करना, यही क्या है पारिस्थितिकी के उद्देश्य है। अब देखिए जो अगला है छठवां, प्राकृतिक स्रोतों तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था तथा संरक्षण का अध्ययन करना क्या है, उस परिस्थितिकी का मेन उद्देश्य है। ठीक है, देखिए अब सातवां जो है सभी प्राणियों तथा उनके सभी वातावरणों के संबंध की व्याख्या व्यापक जानकारी क्या है, पर्यावरण की मेन उद्देश्य है। अब है आठवां, देखिए आठवां क्या है कि पर्यावरण के घटकों के संबंध के लिए गणितीय प्रतिमान का विकास करना, जिससे उनके प्रभावों की प्रणाली विश्लेषण से भविष्यवाणी करना। ठीक है, ये है उसका मेन उद्देश्य। अगर एग्जाम में आए तो आप इसे याद करके उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं, ये तो हुआ परिस्थिति के उद्देश्य, इसमें पूछ रहा है उसकी विशेषताएं भी। ठीक है, तो देखिए उसकी विशेषताएं हैं। देखिए इसकी विशेषताएं हैं। इसका जो आठवां जो उद्देश्य है, देखिए नौवां जो उद्देश्य है पारिस्थितिकी का, वो ये है पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य भौतिक वातावरण की जैविक उत्पादकता का निरीक्षण करना तथा येन फेन प्रकार प्राकृतिक उत्पादन से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिससे मनुष्य की गुणवत्ता में सुधार हो। यह है पारिस्थितिकी का उद्देश्य। 10वां जो है विश्व जीवन की प्रकृति प्रक्रिया के रूप में अर्थापन करना, अर्थात प्रभावित बनाना। अब देखिए पारिस्थितिकी की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप पर्व कार्यों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, दूसरा जो है इसमें प्राणियों एवं उनके वातावरण में आंतरिक संबंधों तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होता है, तो प्राणियों एवं वातावरण में आंतरिक संबंध, यानी उन दोनों में क्या संबंध होता है, उसका आंतरिक संबंध और आंतरिक निर्भरता, यानी वो पर्यावरण और प्राणियों में उनकी निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है यह वैज्ञानिक अध्ययन का एक आयाम है, जिसमें जीव प्राणियों के कल्याण के लिए नियंत्रण तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। जीव प्राणियों के कल्याण के लिए नियंत्रण तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो है, चौथा जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तथा उनके वातावरण के संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन करना संभव होता है। ठीक है। जो पांचवा पारिस्थितिकी इकोलॉजी, यह विज्ञान जिसमें संपूर्ण प्राणियों तथा उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी हैं पारिस्थितिकी की विशेषताएं। ठीक। देखिए, जो छठवां है, पारिस्थितिकी एक दार्शनिक विचारधारा भी है, जिसमें विश्व जीवन का दर्शन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है। जो सातवां है, पारिस्थितिकी में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक संबंधों, प्राणियों के आंतरिक संबंधों तथा जीवों के मध्य आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो आठवां है, पारिस्थितिकी पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन। पारिस्थितिकी पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक। जो पर्यावरण की अंतःक्रियाओं के विस्तार, वितरण, पर्याप्तता, उत्पादकता एवं विकास की दृष्टि से नियंत्रण एवं संचालित करता है। तो ये हुए पारिस्थितिकी के उद्देश्य और विशेषताएं। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत क्या है। पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत क्या है, यह विद्या क्वेश्चन बैंक का एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बुक का PDF है, जो कि यह पहला लेसन है और पहला लेसन का यह तीसरा प्रश्न। देखिए, यह पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत क्या है बताइए, यह प्रश्न है। यह प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप पढ़ें, ताकि पूछ दे तो आप इसका आंसर लिख सकें। ठीक है। तो चलिए देखिए, पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत क्या है। आंसर होगा, पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत निम्नलिखित है, यानी जो नीचे लिखा गया है यही क्या है, इसे पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत है। ठीक है। देखिए, तो पहला इसका सिद्धांत है पारिस्थितिकी का क्या है, तो भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं समानता के सिद्धांत का अनुसरण करती हैं। ठीक है। जो भौतिक और जो जैविक क्रियाएं होती हैं, वो समानता के सिद्धांत का अनुसरण करती हैं तथा वातावरण की भौतिक एवं अजैविक प्रक्रियाएं मानव क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। वातावरण की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं जो होती है, वो किससे प्रभावित होती हैं, तो मानव क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। दूसरा जो है, समस्त जीवधारी तथा भौतिक पर्यावरण परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। जीवधारी परस्पर अंतर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे की ओर भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तीसरा, प्राकृतिक संकटों का जैविक समुदायों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैविक प्रक्रियाएं भौतिक घटनाओं से जुड़ी रहती हैं, किंतु फिर भी गंभीर संकट उत्पन्न होते हैं। ठीक है। चौथा जो है, पृथ्वी पर जीवन को पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा ही समझते हैं, जीवधारियों का जनसंख्या से नहीं। पृथ्वी पर जीवन को पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा ही समझते हैं। जीवन को किससे समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, जीवधारियों या जनसंख्या से नहीं। यानी जो पृथ्वी पर जो जीवन है, उनको हम जो पृथ्वी पर जीवधारी हैं या उनकी जो जनसंख्या है, उनसे हम नहीं समझते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर इस जीवन को समझते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन है। देखिए, जो पांचवा है, पृथ्वी की मूल इकाई पारिस्थितिकी की मूल इकाई जो होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है।
इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी की मूल इकाई क्या है? इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें जैविक तथा अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं। क्या होता है इसमें? जैविक तथा अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए क्या है? पारिस्थितिकी का मूल इकाई है। अब देखिए छठवां क्या है? देखिए छठवां जो है, पर्यावरण सिद्धांत समग्र प्रकृति वातावरण से संबंधित होते हैं। पर्यावरणीय सिद्धांत समग्र प्रकृति वातावरण से संबंधित होते हैं, जो जीवधारियों के समुदायों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। सातवां जो पर्यावरण परिवर्तन में मानव एवं एक सक्रिय कारक होता है। मानव क्या है? एक सक्रिय कारक है पर्यावरण परिवर्तन में। पर्यावरण का अगर परिवर्तन होता है तो उसमें मानव क्या है? सक्रिय कारक होता है, जिसके वजह से जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन होता है, जो प्रकृति स्रोतों के उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार कर लेता है। ठीक है। आठवां जो है, पारिस्थितिकी तंत्र और सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्य करता है, जिसे हरे पौधे से लिया जाता है और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा मुख्य शक्ति के रूप में कार्य करती है। किसी प्रणाली तंत्र में सौर ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, अभी तो स्थिर रहती है, किंतु इसे रूपांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए अब नौवां है, जब यह तंत्र पर्यावरण के परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता हो जाती है। 10वां है, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो पारिस्थितिकी जो है, देखिए क्वेश्चन में था कि पारिस्थितिकी की मूल इकाई क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। प्राथमिक उत्पादकों के लिए सौर ऊर्जा की उपलब्धता पर, और दूसरा है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधों की क्षमता पर। इस पर क्या है? यह निर्भर करता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे तो आप पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फाइनल ईयर बीटीएस बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से जो चौथा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि एक बार नहीं, देखिए यह क्वेश्चन जो है 2011, 2012, 2016, ठीक है, और 2017 में पूछा जा चुका है, यानी 4 यानी 4 बार यह क्या है एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी परितंत्र जिसे परितंत्र भी कहते हैं, किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक स्पष्ट कीजिए। उसके क्या क्या घटक हैं उसे लिखना है। अब अथवा पारिस्थितिकी के तंत्र के विभिन्न घटकों पर संक्षिप्त लिखिए। देखिए इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछ रहा है, और फिर से इसी को एक बार और पूछा है 2016 में। पारिस्थितिकी संतुलन का क्या अर्थ है? उन कारकों की विवेचना करें जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अथवा करके फिर से इसी क्वेश्चन को 2017 में पूछा है कि पारिस्थितिकी संतुलन का अर्थ है, यानी पारिस्थितिकी संतुलन का जो अर्थ है उसे क्या करना है? लिखना है। यानी उसका अर्थ क्या होता है उसे ही आंसर में लिखना है, यही पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी संतुलन का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। यह है हेडिंग, हम ऐसे हेडिंग दागेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद से अब लिखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए ये कह रहा है जो जीव रहते हैं वो सदैव समुदाय में रहते हैं तथा समुदाय में प्रत्येक जीव एक दूसरे को प्रभावित करता है, साथ ही वातावरण भी अपना प्रभाव जीवों पर डालता है। इस प्रकार जीवों का वातावरण से अटूट संबंध
जीवों का वातावरण से अटूट संबंध समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बार और, समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सन 1935 ईस्वी में ए जी तांसली, ठीक है, तांसले ने इसकी परिभाषा देते हुए किया था। ठीक है ना, इसका जो प्रयोग है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था, तो सन 1935 ईस्वी में एजे तांसले ने इसकी परिभाषा देते हुए इसका प्रयोग किया था। तांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है तथा इसकी संरचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर व समस्थिति में होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं किस्मों का होता है। यह एक खुला तंत्र है और विभिन्न आकार एवं किस्मों का होता है। क्या चीज़, तो पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यही ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो है यह 2016 में पूछा है और 2017 में भी पूछा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार पर निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र को संरचना के आधार पर निम्नलिखित दो घटकों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला जो है जैविक घटक, ठीक, जिसे कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा होगा अजैविक घटक। तो पहला देखिए जैविक घटक क्या होता है, जीवधारियों के किसी समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण संबंध पाए जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण के पारस्परिक संबंध के अनुसार आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए जो जैविक घटक है उसको पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पोषण के किसके, तो पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर। ठीक है, पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। ठीक है, डिकम्पोजर। पहला उत्पादक यानी जैविक घटक जो है को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं, तो इसमें क्या है, तो होता है उत्पादक किसे कहते हैं, देखिए हरे पेड़ पौधे तथा वे सभी वनस्पतियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें हरे पेड़ पौधे और वे सभी वनस्पतियाँ आती हैं जो सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा यानी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः इन्हें उत्पादक क्या कहते हैं, उत्पादक या स्व उत्पादक या मूल उत्पादक कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वनस्पतियों को क्या कहा जाता है या पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, इस भोजन के उपयोग से, अब देखिए इस भोजन के उपयोग से वनस्पतियाँ वृद्धि करती हैं, विकास एवं प्रजनन करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे न केवल अपने लिए भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं बल्कि प्राणदायी ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकालते हैं। देखिए ये जो पौधे जो होते हैं यह सिर्फ अपना ही भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे लिए जो प्राणदायी है गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है उसे क्या करते हैं, तो बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन जो गैस है वो तो इसे क्या करते हैं, तो बाहर निकालते हैं, और जिससे ऊर्जा प्राप्ति के लिए जीवधारी श्वसन क्रिया में उपयोग करता है। जिससे यानी इस ऑक्सीजन को जीवधारी जो है श्वसन की क्रिया में यानी सांस लेने की क्रिया में इसका उपयोग करता है। तो ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
उत्पादक, ये उत्पादक होते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसके विपरीत जीव जंतु परपोषी होते हैं। अब इसके विपरीत जो जीव जंतु होते हैं, यानी देखिए ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे ये तो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो जो जीव, ठीक है, या जो भी चीज़ अपना भोजन स्वयं न बनाए, वो किसी दूसरे पर आधारित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्योंकि ये पेड़ पौधे द्वारा उत्पादित भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। कि ये क्यों इन्हें परपोषी कहा जाता है, तो ये पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन प्राप्त किया जाता है उसे ही उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो परपोषी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है। अब इसी खाद्य पदार्थ के द्वारा जंतु अपने लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधों को मूल उत्पादक तथा जंतु को गौण उत्पादक या द्वितीय उत्पादक कहा जाता है, जिसे सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता, ये उपभोक्ता किसके अंतर्गत है, तो जैविक घटक के अंतर्गत। तो ये ना, और इन्हें किस आधार पर बांटा गया है, तो पोषण के आधार पर। देखिए पोषण के आधार पर जैविक घटक को बांटा गया है, जिसमें दूसरा जो है उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या होता है, इसकी स्पेलिंग है कंज्यूमर ऑफ, कंज्यूमर या एगोट्रोफी। ठीक है, इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के जीव जंतु, देखिए उपभोक्ता जो है इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे समस्त जंतुओं को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। यानी ऐसे इसके उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंतुओं को क्या किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए इन तीनों क्या है, ऐसे समस्त जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, तो वनस्पतियों पर यहाँ निर्भर होते हैं। ठीक है, जीव जंतु। ठीक है, तो आइए कैसे कैसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कैसे जीव जंतु आते हैं, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी भी इन्हें कहा जाता है, और इसके अंतर्गत ये सभी जीव जंतु जो आते हैं, यानी शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जो पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। यानी जिन जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। उदाहरण जैसे कि वे कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों की हरी एवं कोमल पत्तियों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे टिड्डा, छोटी मछली इत्यादि। इनके अतिरिक्त भैंस, बैल, गाय, भेड़, बकरी, खरगोश, तितलियाँ, मधुमक्खी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अब है दूसरा बी। ठीक है, यानी दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता इसमें मांसाहारी प्राणी, इसमें क्या होता है, मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे प्रार्थी, मैंटिस, भृंग, चिड़िया, छिपकलियाँ, झिंगुर, मेढक, शेर, चीता, मछली इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे जो जीव जंतु हैं वो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं,
तो इन्हें क्या कहते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता इन्हें कहा जाता है और इसके अंतर्गत यह आते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं। इसके अंतर्गत कैसे प्राणी आते हैं, तो मांसाहारी प्राणी आते हैं, और वो मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जैसे बाघ हुआ, गिद्ध हुआ, क्यों कि ठीक है, क्योंकि सांप मेढक को खाता है तथा सांप को बाज या गिद्ध खाते हैं। तो सांप को बाज या गिद्ध खाते हैं, तो जो बाज और गिद्ध होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। अब डी जो है उच्च मांसाहारी, डी जो है उच्च मांसाहारी, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, किंतु उन्हें अन्य कोई जंतु या जानवर नहीं खा सकता। देखिए, ऐसे उच्च मांसाहारी के अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं, ऐसे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारी को मारकर खा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई मारकर नहीं खा सकता। ठीक है, मारकर नहीं खा सकता, जैसे शेर हुआ। ठीक है, देखिए जैसे शेर, चीता, मगरमच्छ, उल्लू तथा बाज इत्यादि उच्च मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं, इन्हें कोई मारकर नहीं खा सकता। ठीक है, ये ऐसे मांसाहारी प्राणी हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारी प्राणियों को मार करके खा सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं खा सकता। ठीक है, अब देखिए जो जैविक घटक का जो तीसरा जो था वो है अपघटक। अपघटक क्या है, तो इस श्रेणी के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु तथा कवक इत्यादि आते हैं। मृतोपजीवी जीवाणु तथा कवक इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सूक्ष्म एवं सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो या तो विवादित होकर अजीव वातावरण में चले जाते हैं अथवा अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके अंतर्गत परिणाम स्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर सरल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2CO2P एंड फास्फोरस, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम व कैल्शियम इत्यादि तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तत्व पृथ्वी में अथवा वायुमंडल में मुक्त होते रहते हैं, जिन्हें ग्रहण करके पेड़ पौधे भोजन एवं शरीर का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति में निरंतर चलती रहती है और अकार्बनिक तत्वों का चक्रीय प्रक्रम उपयोग होता रहता है। ठीक है ना, ये अपघटक न होते तो भूमि तथा सागर प्रत्येक प्रकार के जीवों के मृत शरीरों में भर जाते। ठीक है, जिससे समुद्र में मछलियों को तथा भूमि में अन्य जीवों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। अपघटक मृत पौधों व जंतुओं के अपघटन द्वारा पृथ्वी को साफ रखने एवं इस रखते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक अपमार्जक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अपमार्जक, यानी इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह जो इसमें कैसे किस प्रकार का प्रक्रम होता है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सूक्ष्म एवं सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और देखिए यह अपघटन कैसे होता है, तो क्या होता है, देखिए जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, तो वातावरण से जो ट्री होता है वो क्या करता है, तो वातावरण से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक, वो वातावरण से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक, और
ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। और ये जो पेड़ जो होता है यह CO2, जी देखिए देखिए ये है हमारा ट्री। ठीक है, ये हमारा ट्री। ये ट्री जो है वातावरण से क्या लेता है, तो CO2। ठीक, उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण होने के बाद, भोजन बनाने के बाद यह क्या छोड़ता है, तो O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। यह ऑक्सीजन हम लोग यानी मनुष्य क्या करता है, लेता है, ग्रहण करता है। और यह मनुष्य इसे ग्रहण करने के बाद या फिर क्या छोड़ता है, वातावरण में क्या छोड़ता है, वातावरण में क्या छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इस प्रकार से यह जो चक्रण है इसे क्या कहता है, अपघटक। ठीक है, और इसे जलाने के बाद भी क्या होता है, जब पेड़ पौधे या मनुष्य मर जाते हैं और इन्हें जब जलाया जाता है तो इससे भी क्या प्राप्त होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्राप्त होता है, जो कि वातावरण में जाकर मिल जाता है। यानी कार्बन ये वातावरण से ये पेड़ पौधे को प्राप्त हुआ, फिर इन्हें जलाने के बाद यही वातावरण में मिल गया, या ऑक्सीजन या इससे मनुष्य ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन को लेने के बाद फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और यह फिर से वातावरण में मिल जाता है, जिससे इसकी आपूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रम चलता रहता है और इसकी जो पूर्ति है वो पूरी होती रहती है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन था क्या पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, दो घटक कौन कौन से थे, दो घटक थे, जैविक और अजैविक। जैविक हमने पढ़ लिया और ये है अब अजैविक। अजैविक दूसरा है। अजैविक घटक क्या होता है, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। क्या होता है अजैविक घटक, किसे कहते हैं, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव तत्व, निर्जीव पदार्थ क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक। अजैविक घटकों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है अकार्बनिक घटक, ठीक है, दूसरा है कार्बनिक घटक। इसके अंतर्गत खनिज, लवण, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन जैसी गैस से सम्मिलित है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक तंत्र हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ये सभी हरे पेड़ पौधों के पोषण तत्व अथवा कच्ची सामग्री हैं, जो प्रायः सक्रिय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। सर्वप्रथम इसका उपयोग हरे पेड़ पौधे करते हैं, उत्पादकों से जंतुओं यानी उपभोक्ताओं में पहुंचते हैं, यहाँ से मुक्त होकर फिर पर्यावरण में आते हैं। यह चक्र सदैव क्रमानुसार चलता रहता है। देखिए ये अभी जो हम बताए हैं वही है कार्बनिक घटक, ठीक है, अकार्बनिक घटक सॉरी। दूसरा जो है, इसमें मृत पौधों एवं जंतुओं में उत्पन्न प्रोटीन, शर्करा, लिपिड जैसे कार्बनिक पदार्थ तथा इनके अपघटन से उत्पन्न माध्यमिक अथवा अंतिम उत्पाद जैसे यूरिया, ठीक, तथा ह्यूमस शामिल हैं। ये जीवों से अंत में प्राप्त होते हैं। मृतोपी जो है, मृतोपी जीवाणु एवं कवकों की क्रिया के फलस्वरूप ये अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हरे पौधे पुनः उपयोग में ले लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी समय विशेष पर उपस्थित अजैव पदार्थों की संपूर्ण मात्रा को अस्थायी अवस्था कहते हैं। अकार्बनिक एवं कार्बनिक घटक परस्पर मिलकर निर्जीव वातावरण को संरचना करते हैं। दूसरा जो है
जलवायुवीय अथवा भौतिक घटक। देखिए जलवायुवीय अथवा भौतिक घटक ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, जल, आर्द्रता, ताप व प्रकाश इत्यादि आते हैं जो जलवायु अथवा भौतिक घटक की संरचना करते हैं। सौर ऊर्जा मुख्य भौतिक घटक है। हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल इस प्रकार ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा शोषित कर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। समस्त जीव जगत में जिसमें परपोषी जीव भी सम्मिलित है यही ऊर्जा प्रभावित होती है और इससे ही पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। देखिए ये था जो चौथा क्वेश्चन था उसका आंसर। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा हो गया, उसके कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। और जैविक और अजैविक घटक में भी इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है जैविक घटक और अजैविक घटक को। जैविक घटक को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। और जो अजैविक घटक है उसे 3 वर्गों में अकार्बनिक घटक और जलवायु अथवा भौतिक घटक। तो ये सब हमने पढ़ लिया और आप भी पढ़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम पढ़े हैं 4 क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, और देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 5वां जो होगा इजी लेसन से होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन 2017 में के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़ने के बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ले लीजिए। देखिए यहाँ तक है इसका आंसर, आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट से चाहिए, EDD2, यूटिलाइजेशन या किसी अन्य सब्जेक्ट से। तो अगर आपको वीडियो चाहिए, आपके पास बुक नहीं है, सारन गोल्ड कुछ भी नहीं है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास गुरु में विद्या क्वेश्चन बैंक PDF से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे।